जय श्री राम। असिंधु सिंधु पर्यंताया यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। हमारी भारत माँ के इतिहास की सत्य असत्य की ये लड़ाई शुरू है। मित्रों, आज तक हमने ग्रीकों से लेके मध्ययुगीन खाना बदोश्त, तुर्की, अरबी, इथोपियन, उज़्बेक, यूरोपियन, मुगल को मैं असली नस्ल नहीं मानता, वो तो मिश्र नस्ल के लोग। ये जो आक्रांता है, इनका 2000 साल का सच्चा इतिहास आपके सामने हमने रखा है। विजयनगर, राजपूत और कारगिल का सत्य शेष है। मित्रों, आपका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि अगर ये आक्रांता, चाटुकार, घिनौने वामपंथियों ने रचा जो झूठ है वो एआई में जा चुका है, उसको हमें चुनौती देनी है। अगर ये झूठा इतिहास एआई में सत्यापित हो गया तो भविष्य में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, क्योंकि एल्गोरिथम में ये हमारा इतिहास मिटाने का प्रयास शुरू है। आपसे अनुरोध है कि आप हमें जिंदा रखें। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बात चल रही है शाहू महाराज के अंतिम समय की, 1746 से 1750। अब मैंने कल आपको बताया था कि शाहू महाराज तो 1743 से अखंड बीमार चल रहे थे, तो ज़्यादातर वो राजकीय निर्णय लेने से, दरबारियों से मिलने से वो अब आहिस्ता आहिस्ता निवृत्त होने लगे थे। अब एक 1746 का एक वाक़या है। अब इससे राष्ट्र उत्थान का वगैरह कोई संबंध नहीं है, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मित्रों, शाहू महाराज के तृतीय पत्नी से यानी सगुणाबाई से शाहू महाराज को एक कन्या रत्न था। उनका नाम था गजराबाई। अब शाहू महाराज के अंतिम इच्छा के अनुसार गजराबाई का विवाह कदम बांडे घराने में तय कर लिया गया। आपको कदम बांडे घराना तो याद होगा, ये गुजरात से रिलेटेड है। 1715 से कदम बांडे जी ने ही गुजरात में मराठाओं को प्रवेश करके दिया था, आपको पता होगा। अब 1746 में गजराबाई के विवाह के लिए स्वतः कर्जदार होने के बावजूद शाहू महाराज ने 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। अनावश्यक था मेरे तय, लेकिन लड़की का बाप है भाई, खर्च तो करना है, सबको पता है। इसमें एक मज़ेदार बात हो गई। ये स्त्री सुलभ विचारों से जुड़ी बात है। शाहू की 2 जीवित पत्नियां थी। दोनों की हवेलियां सातारा में अलग अलग थी, लेकिन दोनों की हवेलियां एक जैसी थी। कपड़े से लेके अंदर के कारपेट तक सब एक समान था दोनों महलों में। अब जैसे ये गजराबाई का विवाह तय हो गया, तो एक दिन पहले जो हम दूल्हे राजे का जो स्वागत करते हैं, तो शादी में, विवाह में दूल्हे राजे के स्वागत के लिए सगुणाबाई ने अपनी हवेली सजाई। स्वाभाविक है, माँ है। अब घर के आगे आंगन था, आंगन में तुलसी वृंदावन थे। तो लिखा है कि सगुणाबाई ने स्वयं अपने हाथ से रंगोली से पूरा आंगन सजाया था। अब सौतेली माँ थी सकवार बाई, उसको भी जमाई राजा का स्वागत करना था। तो तेज तर्रार हमारी सकवार बाई ने एक कमाल किया। अब उसको सगुणाबाई के हवेली तो जाना नहीं था, अहंकार जो बीच में आ रहा था। तो ये हमारी महारानी सकवार बाई ने क्या किया,
सखवारबाई सीधा पहुंची सातारा गांव के सीमा रेखा पर। सीमा रेखा पर ताम झाम के साथ जमाई राजा का भव्य स्वागत उसने किया। तो इस तरह से उस दिन हमारे कदम बांडे जमाई राजा को 2 बार भव्य स्वागत करके अभिवादन स्वीकारने का मौका मिल गया, एक गांव की सीमा पर और दूसरी राज हवेली में। क्या कहेंगे इसे? स्त्री सुलभ अहंकार, स्त्री सुलभ वर्चस्व की अहमिका, बाकी कुछ नहीं कह सकते, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा यही वाक्य हो गया, लेकिन इसमें पता चलता है कि स्त्रियों का स्वभाव कैसे होता था। 1747 में 5-6 महीने के बाद नाना पुणे लौटे हैं। 1747 में एक अजीब घटना हो गई। शाहू ने नाना का पेशवे पद छीन लिया। ये सत्य घटना है। कई पुस्तकों में है कि नहीं ये आख्यायिका है वगैरह वगैरह, लेकिन पत्र अवेलेबल आज हो गए हैं तो हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि ये सत्य बात है कि शाहू ने नाना का पेशवे पद 1747 में छीन लिया था। हुआ यूं मित्रों कि 1745 के बाद पेशवा विरोधी जो गुट, जो खेमा सातारा में पेशों के विरुद्ध लगातार साजिशें कर रहा था। उसमें एक तो हमारी बूढ़ी राजमाता ताराबाई थी, दूसरा कोल्हापुर का संभाजी था, लेकिन प्रमुख तौर से वहां पे संभाजी की पत्नी जीजाई थी। और सातारा राज्य के राज्य दरबार में अष्टप्रधान में से 2 प्रधान जो थे, एक पंत प्रतिनिधि और शिवराम हरि। अब ये शिवराम हरि और पंत प्रतिनिधि ये सातारा में बैठे थे। उनका साथ देने दाभाड़े भी थे, गायकवाड़ भी थे, चौहान भी थे। इन जैसे प्रमुख विरोधी सरदार उनके साथ आए थे। और एक हमारा विरोधी वहां पे था, आपको सबको मालूम है, शिरोमणि श्रीमंत रघुजी भोसले। आपको याद है ना? रघुजी भोसले तो लगातार कोशिश कर रहा था सत्ता के लिए। आपको याद होगा कि 1740 में बाजीराव के मृत्यु की खबर मिलते ही ये महाशय कर्नाटक की अपनी आधी अधूरी कर्नाटक का जो पूरा अभियान था वो आधा छोड़ के सातारा लौटे थे। और वही कर्नाटक का वो अभियान है कि उसने रघुजी भोसले ने तिरुचिरापल्ली के नवाब को, चंदा नवाब को कैद कर लिया था और तिरुचिरापल्ली जीत लिया था। मित्रों, अगर रघुजी वहां पे तिरुचिरापल्ली में रुकता और आगे बढ़ता तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वसई की तरह पुदुचेरी में भी फ्रेंचों को परास्त करके भारतवर्ष से वो बाहर निकाल फेंक सकता था। खैर, नियति और रघुजी के लालची वृत्ति को शायद ये मंजूर नहीं था। आगे चल के ये काम, फ्रेंचों को फेंकने का काम अंग्रेजों ने किया। 1745 के अगस्त से रघुजी सातारा के आसपास ही मंडरा रहा था, यही सत्ता की लालच में। 13 अप्रैल को नाना शाहू की अनुमति से सातारा से बाहर निकला, पंढरपुर पहुंचा, विट्ठल रखुमाई के दर्शन किए, बाद में जेजूरी आ गया। खंडोबा के दर्शन करके पुणे की दिशा में बस वो वहीं से निकल रहा था, तब उसको पीछे से खबर आई कि चिमाजी अप्पा पुत्र हमारे तेज तर्रार युवा सदाशिवराव भाऊ अपने पहले स्वतंत्र कर्नाटक के अभियान से जेजूरी आ रहे हैं। जेजूरी खंडोबा के मंदिर के पास ये दोनों मिले और 24 मई को नाना पुणे लौटा। पहली बार वहां पे पुणे जाके नारो अप्पा जी तुलसीबाग वाले को पुणे का दीवान भी बनाया। अब ये नारो अप्पा जी आगे यानी पानीपत में नारोजी अप्पा ने बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए मैंने उसका उल्लेख अभी किया।
बाकी ये तुलसीबाग का मार्केट तो पूरा विश्व जानता है। ऐसे कोई महिला नहीं है जो पुणे आती है और तुलसीबाग नहीं जाती। खैर, आगे बढ़ते हैं। शिंदे होळकर भी सातारा से नाना से मिलने पुणे आए और वहाँ से पुणे से फिर मध्य प्रदेश लौटे हैं। आगे 10 दिसंबर 1747 से 9 जुलाई 1748, ये जो पूरे 8-9 महीने हैं, नाना स्वयं उत्तर हिंदुस्तान के अभियान के तहत पुणे से बाहर था। और ये वही अभियान, या अभियान नहीं, ये मैं इसे लीपापोती कहता हूँ, क्योंकि यही वो निवाई की लड़ाई यही 8-9 महीने के अंदर हुई है। एक्चुअली वो राजपूत और मराठा जो संबंध बिगड़े हुए थे, जो कभी नहीं सुधरे, उसके बाद में आज भी मराठाओं को ताने देते हैं। मैंने कल बताया था आपको। इसके लिए नाना वहाँ पे उत्तर हिंदुस्तान में गया था 25 अगस्त से 14 सितंबर तक। बाद में वही साल नाना सतारा में रहा, क्योंकि नाना अब सावध हो चुका था। अपने विरोधियों के षड्यंत्र से नाना तो पहले से परिचित था, इसलिए स्वयं को शाहू की नज़र से थोड़ा सा दूर खुद को रखना चाहता था, क्योंकि विरोधियों में कोई शंका का घर ना बसा सके। और वैसे भी सातारा में उसके निष्ठावंत उसके लगातार उसको इत्यंभूत सातारा की खबरें पहुंचा रहे थे, तो सातारा से थोड़ा सा दूर वो खुद को रखना चाहता था। और लेकिन यही मौका दरबारी को मिल गया। अब दरबारियों ने अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया। कॉमन अफवाह तो ये थी, नाना अब बेफाम हो चुका है। अरे भाई, नाना व्यसनी और स्त्री संग भी करने लगा है, और वही कारण है कि सातारा और मराठी राज्य कारभार से अब वो दूर हो गया है। क्या बात है, अफवाहों का बाजार पूरा का पूरा गर्म हुआ था। अब बीमार शाहू ने एक चाल चली। अब इसके मित्रों 2 पक्ष हैं। एक कहते हैं कि शाहू तो झांसे में आ गया नाना विरोधियों के, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये नाना के निष्ठा को परखने की शाहू की एक टेस्ट। हुआ यूं कि 1746 में संभवतः आरंभ में नाना सातारा गया, लेकिन अकेला नहीं गया, उसके साथ 7 से 8 हजार की फौज सातारा निकली। ये बिल्कुल हमारे जनरल वीके सिंह जैसा है। जब वो लिब्रांडू पत्तलकार सेक्युलर तवायफों की नाजायज औलादे जितनी भी है ना, पनप रही है हमारे हिंदुस्तान में, उन नाजायज औलादों ने इंडियन एक्सप्रेस में 16 और 17 जनवरी 2012 को इंडियन एक्सप्रेस में अफवाह फैलाई कि सेना प्रमुख हमारे आदरणीय जनरल वीके सिंह, तब लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह जी 33वीं आर्मर्ड डिवीजन और 50 पैरा ब्रिगेड के टुकड़ियों के साथ दिल्ली की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये 16 और 17 तारीख में इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में फिर सेना ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया है कि ये एक असामान्य स्थिति उत्पन्न होने के बाद का सामान्य अभ्यास था, बाकी कुछ नहीं था। भारत की सेनाएं भारत में ही तख्ता पलट की कोशिश कर रही हैं। ये क्या है मित्रों, कितना ये मुझे समझ नहीं आता। ये सेक्युलर गैंग को हमारी सेना से क्या प्रॉब्लम है यार। पहले दिन से हमला हुआ तो बताओ कैसे हुआ, वहां तो कौवे मरे। ये क्या है। रितु सरीन, प्रणब सामंत और ये सबसे
सबसे भांड सेक्युलरों का पुरोधा शेखर गुप्ता, ये 3 इस षड्यंत्र में शामिल। अगर 200 साल पहले अगर ऐसा होता ना, तो ये तीनों का सर तन से जुदा होता। मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह की मक्कारी और कैसे, पता नहीं है। शायद हमारे चच्चा से ये शुरू हुआ है, क्योंकि चच्चा ने तो सीधे बताया था कि भारत को सेना की जरूरत ही नहीं है। तो शायद उन्हीं का ये विचार है जो नीचे तक आज तक इन लोगों ने संजोग रखा है। इस तरह की मक्कारी और देशद्रोहियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन 2012 में मित्रों इनको आज तक कोई सजा नहीं मिली है। हमारी मौनी बाबा की नपुंसक सरकार तब यासीन मलिक से गुलछर्रे उड़ाते फिर रही थी। आपने फोटो देखे होंगे, उसके जूते चाट रही थी। बस यही घटना उस वक्त भी हुई थी। नाना 7 से 8 हजार फौज लेके सातारा पहुंचे। वह नाना विरोधियों ने सातारा में जानबूझ के बड़ा हड़कंप मचा दिया। शाहू ने तुरंत चिटनीस को बुलाया और पत्र लिखने को कहा। वो पत्र अवेलेबल है। शाहू पत्र में लिखता है, बालाजी बल्लाळ प्रधान, अभी से आपका पेशवे पद हम वापस लेते हैं। आप सारे राज्य के अधिकृत जो आपके पास सिक्का है, स्टैंप है, वो कटियार और पेशवे पद की पगड़ी आप तुरंत सरकार जमा करा दे। नाना ने आज्ञा के अनुसार बिना कुछ कहे सारी चीजें निकाली और जो सरकार शाहू के पास से हुजरे आए थे उन हुजरों के स्वाधीन कर दी। और वहीं रात मित्रों नाना अपने लश्कर से निकल के 5 से 7 किलोमीटर एक दूर मंदिर था, उसके मंदिर के सहारे वहां पे सोने निकल गया। लिखा है कि रात का खाना भी वही मंदिर के पास उसने बनाया और वही मंदिर में बैठ के बाद में शाहू को नाना ने एक चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में लिखा है कि सैन्य और पुणे का लश्करी कारखाना हिंदवी स्वराज्य का है। आप कृपया मुझे निर्देश दे कि मैं ये किसके स्वाधीन करूं। दूसरा, आपके दर्शन हेतु आने की अनुमति चाहता हूं। अब ये पत्र नाना ने शाहू को लिखा। 10 दिन हो गए, कोई उत्तर नहीं। 10 दिन नाना मंदिर में ही रुका हुआ था। 10 दिन के बाद शाहू ने एक संदेशा भेजा। संदेशा भेज के शाहू ने कहा है कि सरकारी दफ्तर से जब तक कोई अधिकारी नहीं आता, आप कृपया वहीं रुके। यहाँ दरबार में ये जो अष्टप्रधान थे हमारे, सब गड़बड़ा गए, हक्का बक्का हो गए, जाहिर चर्चा करने लगे। अब क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान में बखेड़ा होगा अगर ये खबर पहुंची। हमारे सरदार क्या करेंगे? इससे तो अच्छा है जल्द से जल्द स्वामी दूसरा किसी का नाम पेशवा बना के जाहिर कर दे। जाहिर है ये सब नाना विरोधी थे, तो उनको यह और एक मौका लगा। नाना ने वो चिट्ठी मिलने के बाद में एक बार फिर शाहू से मिलने की अनुमति वहां पे मांगी है। तो शाहू ने उसका उत्तर नाना को भेजा है, नजर काय देता, यानी आप नजराना क्या पेश करोगे। नाना का बड़ा सुंदर उत्तर है। नाना लिखता है, स्वामी सारी सल्तनत तो आपकी है, बस एक छोटा सा पुणे में घर है, बाकी सब तो स्वामी के चरणों में समर्पित है। पेशवाई छोड़ के दूसरी किसी सेवा करने का अवसर आप कृपया मुझे प्रदान करें। कितनी शालीन भाषा है देखो। मैं तो केवल भाषांतर कर रहा हूँ, एक एक शब्द और एक एक वाक्य नाना ने ही लिखा है। कुछ दिन बाद अचानक शाहू ने वैयक्तिक अपने घर के सैनिक हुजरे जिसे कहते हैं, वो वहाँ नाना के पास भेजे।
नाना उनके साथ दरबार में आया। अब दरबार में आके सामने भी नाना विनती करता है कि किसी दूसरी सेवा मुझे प्रदान करे और आपके पाँव में बैठने की मुझे अनुमति दे दे। नाना ने विनती की है कि राज दरबार में कि पायाचा वियोग मात्र ना करावा, हमें दूर ना करो। तो क्या था, निरुत्तरित शाहू ने बड़े प्यार से नाना को वहीं से उठाया। हाँ, कंधे पे हाथ थे, वो कंधे वो निकाल के नाना ये अपने शाहू वहां से निकल गए। वो आपने वाक्य लिखा है ना कि मौन भी कई कबार शब्द से ज्यादा प्रखरता से बोलता है। वंदे मातरम।